यह है कश्मीर, लेकिन कश्मीर के इस हिस्सा को पीओके कहा जाता है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। और इस हिस्से को अक्साई चीन कहा जाता है, जो अभी चाइना के कब्जे में है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ जो बॉर्डर लाइन है उससे कहता है LOC, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। यह लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है, लेकिन यह लीगल इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। यहाँ से 11 किलोमीटर दूर एक कारगिल डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर यह कारगिल वार हुआ था। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो एक्सट्रीमली ठंड है, जो हमेशा -डिग्री सेल्सियस में रहती है और कभी कभार -40 डिग्री सेल्सियस तक होती है। 3 मई 1999 बटालिक रीजन के ताशी नाम के एक लोकल शेफर्ड ने अपनी खोती हुई याक के खोज में निकलते हैं और कुछ दूर जाते ही उन्हें नज़र आता है कि कुछ लोग खुदाई कर रहे थे और इन लोगों के साथ कुछ आर्मी भी थे। ताशी को इतना क्लियर था कि ये लोग LOC क्रॉस करके आए हैं और उन्होंने यह चीज़ इंडियन आर्मी को इन्फॉर्म करते हैं। और 5 मई को कैप्टन सौरभ के साथ और 5 इंडियन आर्मी को भेजा जाता है इस इंफॉर्मेशन को चेकआउट करने के लिए। लेकिन जैसे ही कैप्टन सौरभ और उनकी टीम वहां पर पहुंची तो ये लोग कैप्टन सौरभ और उनकी टीम को मार गिराया। लेकिन ऐसा क्यों पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसा? सन 1971 से पहले आज के बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करता था और 1971 में पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक वार हुई थी, जिसमें इंडिया की जीत हुई थी और इंडियन आर्मी की मदद से बांग्लादेश ने अपना आज़ाद झंडा लहराया। पाकिस्तान ने तो इस वार हार मान लिया, लेकिन पाकिस्तान आर्मी में से एक आर्मी थे जिनको यह वार हारने में बहुत बुरा लगा और वो था परवेज मुशर्रफ। लेकिन दोनों देशों के बीच पीस मेंटेन रहे, इसीलिए जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया। शिमला एग्रीमेंट का मेन पर्पस था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीसफुल रिलेशन को एस्टैब्लिश करना था, स्पेशली 1971 के इंडिया पाकिस्तान वार के बाद। इस एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन को रिडिफाइन करना और कश्मीर इश्यू को लेकर पीसफुल रिजॉल्व करने के लिए प्रॉमिस किया गया था। लेकिन 1990s तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट इवॉल्व होते रहे और इसी बीच 11 मई 1998 और 13 मई 1998 को इंडिया ने दूसरी बार के लिए न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था और पाकिस्तान ने भी 28 मई को न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करती है। अब इंडिया ने क्यों और कैसे न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था, इसके बारे में मैंने इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया, जाकर देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसी वक्त इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वार में बदल ना जाए, इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर 19 फरवरी 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया ताकि दोनों देशों के बीच पीस मेंटेन रहे। भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली से लाहौर तक बस सफर करके लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया। बहुत दिन दुश्मनी होगी, अब कुछ दोस्ती को भी मौका मिलना चाहिए। लाहौर डिक्लेरेशन का मेन पर्पस था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच रिलेशन को इम्प्रूव करना और न्यूक्लियर वेपन के यूज को कंट्रोल करना। इस डिक्लेरेशन में दोनों देशों ने पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करना और डिस्प्यूट्स को डायलॉग के थ्रू सॉल्व करने के लिए कमिटमेंट किया था। इतना पावरफुल पीस एग्रीमेंट करने के बावजूद भी एक वेल प्लान अटैक करने का मतलब साफ था कि इसके पीछे कोई ना कोई था जो इस पीस को रोकना चाहता था। एक्चुअली 1998 में पाकिस्तान आर्मी के चीफ बनते थे परवेज मुशर्रफ और 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन के करीब 3 महीने बाद पाकिस्तान आर्मी के चीफ परवेज मुशर्रफ ने ऑपरेशन अल बद्र लॉन्च किया। पाकिस्तानियों ने शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन वायलेट करके इंडियन टेरिटरीज के अंदर घुसते हैं। उनका पहला पर्पस था कि श्रीनगर और लद्दाख के बीच जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल कनेक्शन को डिस्ट्रॉय करना था, यानी कि नेशनल हाईवे 1 को ब्लॉक करना था। इससे कश्मीर का कंट्रोल वीक हो जाएगा। इनका दूसरा पर्पस था कि सियाचिन ग्लेशियर में रहने वाले इंडियन आर्म फोर्सेस पर प्रेशर पड़ेगा, फिर वहां से इंडियन आर्म फोर्सेस को विड्रॉल किया जाएगा। और तीसरा था इंटरनेशनलिज्म ऑफ द कश्मीर इश्यूज। पाकिस्तानियों ने सोचा था कि ऐसा करने पर कश्मीर इश्यूज एक इंटरनेशनल अट्रैक्शन बन जाएगा और हो सकता है इंडिया पर इंटरनेशनल प्रेशर बनेगा और कश्मीर पाकिस्तान के साथ होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट होते हैं। इंडियन आर्मी इनके अगेंस्ट लड़ने के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च करते हैं। सूत्रों के मुताबिक युद्ध होने की परिस्थिति में इंडिया पाकिस्तान का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम
राष्ट्र की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। 9 मई को पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कारगिल सेक्टर पर हैवी फायरिंग करते थे। 10 मई को द्रास, कक्सर और मॉस्को सेक्टर में इन्फिल्ट्रेशन चलाते थे और 26 मई को इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च करते थे, जिसका एम था कि पाकिस्तानी ट्रूप्स को इंडियन टेरिटरी से बाहर निकाला जाए। जैसे पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसे थे तो इंडियन एयरफोर्स भी LOC क्रॉस करके कुछ टारगेटेड एरिया में बम गिराएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी सख्त इसका अगेंस्ट था कि किसी भी हालत पर LOC क्रॉस नहीं करनी चाहिए और यह हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री बनते हैं। 27 मई को MiG-21 और MiG-27 एयरक्राफ्ट को पाकिस्तानी सरफेस टू एयर मिसाइल द्वारा क्रैश हो जाते थे और फ्लाइट लेफ्टिनेंट को पाकिस्तानी सोल्जर्स ने पकड़ लेते थे और उन्हें 3 जून को इंडिया वापस भेजते थे और 28 मई को Mi-17 को शूट डाउन करते थे, जिसमें हमारे 4 क्रू मेंबर शहीद होते हैं। 9 जून में इंडियन सोल्जर्स ने बाटालिक रीजन रिकैप्चर करते थे और इसी वक्त इंडियन नेवी ने ऑपरेशन तलवार लॉन्च करते थे, जिसका एम था कि पाकिस्तानी सी रोड्स को ब्लॉक करना ताकि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना हो पाए। तो अब पाकिस्तान में ऐसा हालत थी कि सिर्फ 10 दिन की ऑयल थी। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित रॉय की चार्ज में और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के लीडरशिप के अंडर गुरखा बटालियन ने यालदौर विलेज को कैप्चर करके अपना बेस कैंप बनाया। ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह का ऑर्डर आया है कि गुरखा बटालियन को कंपनी त्रिभंजन बटालियन और 16 ग्रेनेडियर की मदद करेगी कुकरतांग पोस्ट को कैप्चर करने के लिए, जहां पर 2 बार कोशिश की गई मगर सिर्फ नाकामयाबी मिले। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे अपनी कंपनी के साथ धीरे धीरे कुकरतांग पोस्ट की तरफ आगे बढ़े और रास्ते में उन्हें अचानक से अपनी सेना के कुछ शहीद जवान मिले, हाथ में बंदूक अब भी पकड़े हुए। इमीडिएटली लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने अपनी कंपनी को कवर पोजीशन लेने के लिए ऑर्डर दिया, लेकिन दुश्मन की नज़र पहले से उन पर जम चुकी थी और उन्होंने ओपन फायरिंग शुरू किया। काफ़ी जवान को गोली लगी, लेकिन लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने साफ ऑर्डर दिया कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, हम रात आने का इंतज़ार करेंगे और तभी मूव करेंगे जब चांद बादलों के बीच छुपेगा ताकि दुश्मन की नज़र से बच सके। रात के अंधेरे चांद छुपने पर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे अपनी कंपनी को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ दूर पहुंचने के बाद आखिरकार दुश्मन की नज़र उनके ऊपर पड़ गई और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया और जवाब में गुरखा बटालियन ने फायरिंग करते हुए आगे बढ़ रही थी, चट्टान की चढ़ाई कर रही थी। पाकिस्तानियों को विश्वास नहीं हो रहा था जो अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। काफ़ी जवान घायल हुए और कोई शहीद भी हुए, लेकिन लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और उनकी कंपनी की कदम अंत तक नहीं रुके जब उन्होंने दुश्मन की नज़र से बचते हुए ऊपर पहुंचा और अपनी हैंड ग्रेनेड फेंका। दुश्मन की बंकर तबाह हो गया। कुकरतांग पोस्ट को जीतते हुए ऑपरेशन विजय की पहले सक्सेस की क्रेडिट जाता है लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और उनकी गुरखा कंपनी को। कुकरतांग पोस्ट अब हिंदुस्तान सेना के कब्जे में है, लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी 9 गुरखा जवान खो दिया। कारगिल वॉर में बैटल ऑफ टोलोलिंग को टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। द्रास रीजन में टोलोलिंग पॉइंट को रिकैप्चर करना इंडियन आर्मी के लिए बहुत मुश्किल टास्क था। 16,000 फीट ऊंचाई और टेम्परेचर -5 से -11 डिग्री सेल्सियस, इतनी ठंड में इन पहाड़ में चढ़ाई करना हमारे सोल्जर्स के लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन इंडियन आर्मी में एक कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट टफ द टफ गेट गोइंग। जब भी सोल्जर्स अपने ऑपरेशन के लिए निकलते थे उन्हें 2 ऑप्शन दिया गया, या तो 2 किलो की रेशन कैरी करे या फिर 100 बुलेट्स, लेकिन हमारे सोल्जर्स ने 100 बुलेट को चूज किया। 17 जेट रेजिमेंट इस बटालियन का बेस कैंप बना मुश्कोबेली और इनकी टारगेट था 0.4540 और फाइनल ऑब्जेक्टिव था 0.4875, जिसकी अहमियत टाइगर हिल के बराबर थी। पूरे द्रास सेक्टर पर नज़र रखने वाला मेजर व्यू पॉइंट। कर्नल बाबा की कमांड में मेजर पुनिया को ऑर्डर्स मिली है कि अपनी कंपनी को लेकर 0.4540 पर अटैक करें। मेजर दीपक रामपाल और कैप्टन अनुज नायर अपने जवानों को लेकर अपनी टारगेट की ओर निकल पड़ी। 0.5930 और 0.4830 के बीच अब अचानक से चलते चलते उन्हें मिला पाकिस्तान आर्मी के मोर्टार पोजीशन। कैप्टन अनुज कंपनी के एक हिस्से को पीक के एक तरफ से ऊंचाई पर ले जा रहे थे और दूसरी तरफ से मेजर दीपक रामपाल। दोनों तरफ से पीक को कैप्चर करने के बाद मोर्टार पोजीशन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करके 17 जेट रेजिमेंट ने अपना कब्जा बना लिया, मगर इस क्रॉस फायरिंग के दौरान हमारे कोई जवान शहीद हो गया। अब बारी थी 18 ग्रेनेडियर्स की।
मेजर राजेश अधिकारी के कमांड में पूरी की पूरी 18 ग्रेनेडियर्स तैयार थी टोलोलिंग हिल को कैप्चर करने के लिए। लेकिन जितनी ऊंचाई पर यह कंपनी पीक की चढ़ाई करते गई, फॉग उतना ही बढ़ता गया और इस सिचुएशन में देख पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। और कुछ देर बाद पाकिस्तानियों ने 18 ग्रेनेडियर्स के ऊपर ओपन फायरिंग शुरू किया। काफ़ी जवान शहीद हुए क्योंकि जिस पोजीशन पर दुश्मन बैठा था उस पोजीशन से 18 ग्रेनेडियर के जवान उनके आई रेंज के सामने थे और वो ऊपर बैठे बैठे आराम से निशाना लगा रहे थे। लेकिन मेजर राजेश अधिकारी बिना अपनी कबर की चिंता करते हुए अपनी फायरिंग के साथ आगे बढ़े और अपनी हैंड ग्रेनेड फेंका और दुश्मन की बंकर तबाह हो गया। लेकिन एक पाकिस्तानी आर्मी ने मेजर राजेश अधिकारी के ऊपर गोली लगा दिया और मेजर राजेश अधिकारी वहां शहीद हो गए। उनकी टीम उनके पास नहीं आ पा रही थी क्योंकि इतना हैवी फायरिंग आ रहा था पाकिस्तानी शेलिंग की तरफ से। मेजर राजेश अधिकारी की बॉडी वापस लाने के लिए कई बार कोशिश की गई मगर हर बार नाकामयाबी मिले। 18 ग्रेनेडियर्स के लिए यह रात बहुत काली होने वाली थी। लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन अब एक नई टीम को लेकर 18 ग्रेनेडियर्स के लिए रीएनफोर्समेंट के तौर पर जाने वाले थे। उनका पहला ऑब्जेक्टिव था कि मेजर राजेश अधिकारी की बॉडी को वापस लाना। उन्होंने पहली दफ़ा कोशिश किया, नाकाम हुए, फिर दूसरी बार कोशिश किया, फिर भी नाकाम हुए और तीसरी बार भी कोशिश किया, फिर भी वो उन तक नहीं पहुंच पाई। लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन बिना चीज़ की परवाह करते हुए अपनी फायरिंग के साथ आगे बढ़े, लेकिन अचानक से एक दुश्मन की गोली उनके ऊपर लग गई और वो वहाँ शहीद हो गई। 18 ग्रेनेडियर्स के लिए यह दूसरा बहुत बड़ा झटका था और वो भी एक रात में 2 ऑफिसर्स हुए। 12 जून सुबह 6:45 पर 2 राजपूताना राइफल्स ने अब टोलोलिंग पीक को कैप्चर करने वाली थी। प्लान यह था कि टीम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। सी कंपनी को लीड कर रहे थे मेजर विवेक गुप्ता कोड नेम कोबरा। डी कंपनी को लीड कर रहे थे मेजर मोहित कोड नेम अर्जुन और कमांडिंग प्लेटून लीड कर रहे थे कैप्टन कैंग्रोजी कोड नेम भीम। और फाइनली 13 जून को 2 राजपूताना राइफल्स ने 18 ग्रेनेडियर के साथ टोलोलिंग पीक को कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहे। लेकिन मेजर विवेक गुप्ता, मेजर आचार्य और कैप्टन विजयंता पर शहीद हुए। टोलोलिंग पहाड़ से 1.6 किलोमीटर नॉर्थ में एक और पॉइंट था, पॉइंट 5140। इस पॉइंट को कैप्चर करने के लिए टास्क दिया गया कि 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को अंडर द कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी। प्लान यह था कि वो अपने सोल्जर्स को 2 ग्रुप में डिवाइड करेगा और वो इस पहाड़ को 2 डायरेक्शन से क्लाइंब करेंगे। एक ग्रुप को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जम्वाल कोड नेम संग्राम और दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा कोड नेम शेरशाह। जब मिशन सक्सेस होगा तो सक्सेस सिग्नल देने के लिए दोनों लेफ्टिनेंट ने अपने सक्सेस सिग्नल चूज किया। लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जम्वाल ने चॉइस किया ओ या और लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने चूज किया ये दिल मांगे मोर। सक्सेस ये दिल मांगे मोर। और फाइनली 28 जून को पॉइंट 5140 कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहे विदाउट एनी कैजुअलिटीज। ऐसा एक और मेजर हिल था टाइगर हिल। इस हिल को कैप्चर करने के लिए टास्क दिया गया 18 ग्रेनेडियर्स को। 3 और 4 जुलाई की रात के बीच 22 सोल्जर्स ने इस मिशन को अंडरटेक किया। इनमें से एक था 19 साल की ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। उन्होंने इस 1000 फीट की वर्टिकल क्लिफ की ये सिर्फ आधे हिस्से तक पहुंचे थे कि दुश्मन को इनके बारे में पता चल गया और ऊपर से मशीन गन की फायरिंग और रॉकेट तक बरसाया गया इन पर। प्लेटून कमांडर और 2 और लोग शहीद हो गए, लेकिन ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव अपनी चढ़ाई कंटिन्यू करते रहे। इस फायरिंग के बावजूद 940 फीट तक क्लाइंब कर गए। ये सिर्फ 60 फुट दूर थे ये टॉप से और इनके ऊपर 3 बुलेट्स लगी, फिर भी ये अपनी चढ़ाई कंटिन्यू जारी रखी। टॉप पर पहुंचे और ग्रेनेड फेंका और 4 दुश्मन को मार गिराया और करीब 12 आवर्स कंटिन्यूअसली फायरिंग के बाद 4 जुलाई को टाइगर हिल कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहे। 6 जुलाई को 17 जाट रेजिमेंट ने पिंपरी कॉम्प्लेक्स को रिकैप्चर किया, लेकिन कैप्टन अनुज नायर शहीद हो गए और 1/11 गुड़का रेजिमेंट ने कालूबर पोस्ट को रिकैप्चर किया, लेकिन लेफ्टिनेंट मनोज पांडे शहीद हो गए और 8 जुलाई को पॉइंट 4875 रिकैप्चर किया, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन सोल्जर्स के साथ ओवरकम ना कर पाते हुए उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की मदद मांगते थे, लेकिन उन्हें प्रेशर दिया गया कि इंडियन टेरिटरीज के अंदर जो
सोल्जर्स घुसा के उसे विड्रॉ करें और 11 जुलाई को पाकिस्तानी सोल्जर्स को विड्रॉल कर लिया गया। 14 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने इस वार के सक्सेसफुल को अनाउंस करते हैं और 26 जुलाई को यह वार ऑफिशियली खत्म होते हैं। भारत ने इस वार तो जीत लिया, लेकिन भारत की कोई बहादुर ऑफिसर्स और लगभग 527 जवान शहीद हुए। एक जवानों ने 12 आवर्स, 20 आवर्स, यहाँ तक कि 30 आवर्स तक पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ लड़ाई की। अब कारगिल वार को पूरी दुनिया देख रहे थे, लेकिन क्या था इंटरनेशनल रिस्पांस? जब भी कोई दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट या वार होते थे तो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बताना अक्सर मुश्किल होता है कि कौन सही या कौन गलत। लेकिन इंडिया ने LOC क्रॉस नहीं किया और यह हमारे लिए एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। यूरोपियन यूनियन और G8 कंट्रीज ने इंडिया की सपोर्ट दिखाया।